नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में आम सभा को संबोधित करेंगे। बैठक भारतीय समयानुसार शाम करीब 6:30 बजे होगी। मौजूदा कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी को आज पहले वक्ता के रूप में रखा गया है। इस 75वें सत्र का विषय है भविष्य जो हम चाहते हैं, संयुक्त राष्ट्र जिसकी हमें जरूरत है। इस दौरान कोरोना का सामना करने में प्रभावी बहुपक्षीय कार्रवाई पर भी चर्चा होगी। भारतीय नौसेना आज उत्तरी अरब सागर में जापानी नौसेना के साथ 3 दिन के संयुक्त अभ्यास GMAX की शुरुआत करेगी। इससे भारतीय नौसेना की अभियान क्षमताओं को मजबूती मिलेगी। दोनों देशों के बीच 9 सितंबर को सेनाओं को लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए एक दूसरे के बंदरगाहों के इस्तेमाल का ऐतिहासिक समझौता हुआ था। इसके बाद ये पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। संसद का नया भवन प्लाट संख्या 118 पर अगले 21 महीने के अंदर तैयार होगा। नए संसद भवन के लिए रेल और परिवहन भवन को नहीं तोड़ा जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि हमारा लक्ष्य आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर सदन की कार्यवाही नए संसद भवन में ही चलाने का है। स्पीकर ने बताया है कि वर्तमान संसद भवन 8,838 वर्ग मीटर में बना हुआ है। सुशांत सिंह मामले से जुड़े ड्रग्स एंगल में कई बड़ी हस्तियां एनसीबी के रडार पर हैं। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह जैसी अभिनेत्रियों का ड्रग्स मामले में नाम सामने आया है। इसी के तहत आज एनसीबी सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और दीपिका पादुकोण से पूछताछ करेगी। हाल ही में दीपिका और करिश्मा की ड्रग्स चैट वायरल हुई थी। चैट में दीपिका ड्रग्स को लेकर बात कर रही थी। देश में जारी कोरोना महामारी के बीच वैक्सीन को लेकर एक रात भरी खबर आई है। आज मुंबई के KEM अस्पताल में ऑक्सफोर्ड की ओर से बनाई जा रही वैक्सीन कोविशील्ड का मानव परीक्षण किया जाएगा। ये परीक्षण 3 लोगों पर किया जाएगा। KEM सरकारी अस्पताल है जहां किसी वैक्सीन का मानव परीक्षण किया जाएगा। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर मुद्दे पर बोलने पर भारत ने करारा जवाब दिया है। भारत की तरफ से प्रथम सचिव मिजितो बिनितो ने देश का पक्ष रखा। उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि दुनिया को कोई सुझाव देने के बजाय सभा के माध्यम से गलत सूचनाओं को फैलाया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आज कांग्रेस मुक्त भारत की ओर चल पड़ा है। नड्डा ने कहा है कि जिसे हम आज कांग्रेस मुक्त भारत कहते हैं, इस कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना और विचार की दृष्टि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने 60 दशक पहले रख दी थी, जिसको हम लोगों ने पूरा करने का प्रयास किया है। दिल्ली में हुए बवाल और CAA NRC के विरोध में हुए प्रदर्शनों में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की भूमिका सामने आई है। ISI के कहने पर खालिस्तान समर्थक CAA और NRC के विरोध में हुए धरना स्थलों पर गए थे। ISI ने खालिस्तान समर्थकों को हर संभव सहायता देने को कहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ISI की भूमिका की जाँच कर रही है। यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ चल रहे दुराचार मामले के गवाह अंशु गौड़ ने सुप्रीम कोर्ट से CBI या NIA से जांच कराने की मांग की है। अंशु ने अपनी याचिका में कहा है कि इस मामले की सच्चाई पता लगाने के लिए केंद्रीय एजेंसी से जांच जरूरी है। उन्होंने यह भी मांग की है कि प्रजापति को लखनऊ जेल से हटाकर किसी दूसरे राज्य की जेल में भेजा जाए। देश में 64 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी निर्वाचन आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि इसको लेकर मंगलवार को समीक्षा बैठक बुलाई गई है, जिसमें राज्यों का पक्ष सुनने के बाद उपचुनाव पर फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में उपचुनाव होना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना महामारी को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। WHO के एक अधिकारी ने कहा है कि यही रफ्तार रही तो वैक्सीन आने तक 20 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा सकती है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को हाल ही में हुई संक्रमण वृद्धि का जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। हालांकि ये चिंता की बात है कि सख्ती और लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद नौजवान कोरोना वायरस फैला रहे हैं। भारत में कोरोना संक्रमण के लिए पिछले 24 घंटे में 14,92,409 नमूनों की जांच की गई। अब तक देश में करीब 7 करोड़ नमूनों की जांच की गई है। वहीं संक्रमित होने की दर 8.44% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर 49,948 जांच हुई है। इसमें से रोजाना जांच में वृद्धि की जा रही है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 85,362 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1,089 लोगों की जान चली गई है। 2 सितंबर से लगातार देश में 1,000 से ज्यादा लोगों की जान जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 59,03,900 के पार पहुंच गई है। इनमें से 93,389 लोगों की जान जा चुकी है। एक्टिव केस की संख्या घटकर 9,60,000 पहुंच गई है।
दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ 27 लाख के पार पहुंच चुका है, जबकि अब तक 9,92,914 लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच अच्छी खबर यह है कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,47,67,549 से ज्यादा हो चुकी है। वही अमेरिका फार्मास्यूटिकल कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन कोरोना वैक्सीन डेवलप कर रही है। फिलहाल इसके ट्रायल्स चल रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने यस बैंक के को फाउंडर राणा कपूर का लंदन स्थित फ्लैट जब्त कर लिया है। जांच एजेंसी ने यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की है। इस फ्लैट की कीमत 127 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि राणा कपूर, उनके परिवार और अन्य पर 4,300 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। हाल ही में संसद से पास हुए कृषि बिलों के खिलाफ देश भर के किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में पंजाब हरियाणा में भी किसान पिछले कई दिनों से कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। कृषि विधेयक के विरोध में किसान मजदूर संघर्ष समिति का पंजाब के अमृतसर में रेल रोको आंदोलन जारी है। रेल रोको आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि अकालियों के एक बम ने मोदी को हिला दिया है। सुखबीर बादल ने केंद्र पर आरोप लगाया है कि पहले एक बार भी किसानों के बारे में बात करने के लिए कोई नहीं आता था, अब रोज मंत्री सामने आते हैं, इश्तेहार निकाले जा रहे हैं। अयोध्या में रामलला के बाद अब श्री कृष्ण विराजमान ने भी मथुरा की अदालत में एक सिविल मुकदमा दायर किया है। इसमें 13.37 एकड़ की कृष्ण जन्मभूमि का स्वामित्व मांगा गया है। साथ ही शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की भी मांग की गई है। हालांकि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इस मामले में आड़े आ रहा है, जिसमें मथुरा काशी समेत सभी विवादों पर मुकदमेबाजी से रोक लगा दी गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों में डिजिटल लेन देन पर बड़ा दावा किया है। निर्मला ने कहा है कि बैंकों ने एक महीने में ही करीब 1 करोड़ ग्राहकों को डिजिटल भुगतान के माध्यम से जोड़ा है। निर्मला ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान 15 अगस्त से शुरू हुआ था। इसमें बैंकों को कम से कम 100 नए ग्राहकों को डिजिटल भुगतान से जोड़ना था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जन्मदिन पर बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि देश आज मनमोहन सिंह की तरह गहराई वाले प्रधानमंत्री की कमी महसूस कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की ईमानदारी, विनम्रता और समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संसद से पारित कृषि विधेयकों को देश के संघीय ढांचे पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार बताया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र की मनमानी ऐसे ही चलती रही तो राज्य में क्रांति होगी और लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। झारखंड में भारत बंद के बेअसर रहने के बाद मुख्यमंत्री सोरेन ने अब मोर्चा संभाला है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने बड़ा ऐलान किया है। मंत्रालय ने कहा कि उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन तभी मिलेगा जब वो स्मार्ट या फिर प्रीपेड मीटर लगवाने को तैयार होंगे। ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि ग्राहक इस स्मार्ट या प्रीपेड मीटर को खुद लगा सकते हैं या फिर डिस्कॉम से ले सकते हैं। मंत्रालय इसे कंज्यूमर नियमों के तहत कानूनी रूप देने जा रहा है। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने कांग्रेस को धोखेबाज पार्टी बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर जनता से वोट मांगे थे। बाद में कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया। चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने बस 2018 में हुए चुनाव से पहले ही धोखा देना शुरू कर दिया था। असम पुलिस भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले की जांच में जुटी सीआईडी और अपराध शाखा के अधिकारियों ने पूर्व डीआईजी के दत्त से कई ठिकानों पर छापेमारी की। राज्यसभा में की गई छापेमारी के दौरान 8 किलोग्राम सोने के बारे में पता चलने का दावा किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि दत्त की अघोषित संपत्ति की एक लंबी सूची का खुलासा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य के लोग उन्हें एक बार फिर सेवा का मौका देंगे तो वो और विकास कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा कार्यकाल के 7 निश्चय की तरह ही उनकी सरकार विकास की पहल के दूसरे चरण की शुरुआत करेगी। संयुक्त राष्ट्र की एक समिति ने कर चोरी, भ्रष्टाचार और धन शोधन पर बड़ा दावा किया है, जिसमें कहा गया कि इन सब मामलों से सरकारों के अरबों डॉलर बर्बाद हो रहे हैं। अगर ये पैसा ईमानदारी से बच जाए तो इसके इस्तेमाल से दुनिया भर के गरीब लोगों का कल्याण हो सकता है। वहीं कारपोरेट कर चोरों में करीब 500 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है। गूगल पे भुगतान पर कंपनी ने बड़ा दावा किया है। वो गूगल पे प्रवाह के बाहर किसी तीसरे पक्ष के ग्राहकों से लेन देन के आंकड़ों को साझा नहीं करता है। इसको लेकर गूगल पे कंपनी ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया है। इसमें कहा गया है कि एनपीसीआई और भुगतान सेवा प्रदाता बैंकों की अनुमति से लेन देन करता है। उत्तर कोरिया के किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया के अधिकारी की जान लेने के मामले में कहा है कि इस अप्रत्याशित और दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर उन्हें बहुत अफसोस है। किम के इस रुख से दक्षिण कोरिया में उत्तर कोरिया विरोधी भावना कम होने की उम्मीद है। इससे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन ने तल्ख रवैये से भी नरमी आने की उम्मीद है।
उड़ीसा के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री तुषार क्रांति बेहरा को कोरोना हो गया है। बेहरा ने कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने की जानकारी ट्वीट कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने अपने संपर्क में आने वाले लोगों से भी कोरोना जांच कराने की अपील की है। बेहरा ने कहा है कि उनमें कोरोना के लक्षण दिखाई दिए हैं, इसलिए उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में मिट्टी से बने बांध का हिस्सा टूट गया है। इस मामले में 2 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। कोरिया के कलेक्टर SN राठौर ने बताया है कि खाड़ा जलाशय का हिस्सा टूट गया, इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। साथ ही जलाशय के प्रभारी ML सोनी और अभियंता विनोद साहू को निलंबित कर दिया गया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्वस्तिक गांव का नाम बदलने की मांग चल रही है, लेकिन अमेरिका की स्थानीय परिषद ने नाम नहीं बदलने का सर्वसम्मति से फैसला किया है। बताया जा रहा है कि हिंदू संस्कृति में स्वस्तिक को मंगल का प्रतीक मानकर पूजा जाता है, लेकिन अमेरिकी लोग इसे नाजी शासन की हिंसा और असहिष्णुता का प्रतीक मानते हैं। प्रतापगढ़ जिले में एक नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला है। जिले के अतिरिक्त SDM विनीत कुमार उपाध्याय ने DM समेत अन्य अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इसके बाद विनीत उपाध्याय अपनी पत्नी के साथ DM आवास पर पहुंचे और धरने पर बैठ गए। शासन ने अनुशासनहीनता के आरोप में SDM को निलंबित कर दिया है। पूरे मामले की जांच मंडलायुक्त इलाहाबाद को सौंपी गई है। पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने बिना उकसावे के संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए नियंत्रण रेखा से लगे देवबार सेक्टर में गोलीबारी की और मोर्टार के गोले दागे। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने भी पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि देश में 25 मई से सेवा बहाली के बाद अब तक 1.08 लाख घरेलू उड़ानों का संचालन किया गया है, जिसके जरिए 1 करोड़ से अधिक यात्रियों ने सफर किया। पुरी ने बताया है कि घरेलू उड़ानें अब कोरोना काल से पहले के आंकड़ों की ओर बढ़ रही हैं। दिल्ली पुलिस ने CM केजरीवाल के माफ्ड वीडियो पर रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस माफ्ड वीडियो के अपलोड और प्रसारित करने की जांच कर रही है। हालांकि पुलिस ने रिपोर्ट में किसी को नामजद नहीं किया है। इसमें अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने 30 जारी कोर्ट के निर्देश पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। CM योगी को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले मुख्तार अंसारी का हवाला दिया गया है। मुख्तार अंसारी को जेल से छोड़ा जाए, साथ ही नहीं छोड़ने पर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। धमकी वाला ये मैसेज UP 112 के WhatsApp नंबर पर आया है। पुलिस मोबाइल नंबर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच कर रही है। अमेरिका में वैदिक शिक्षा देने वाले हिंदू आध्यात्मिक गुरु का निधन हो गया है। दिल का दौरा पड़ने के बाद स्वामी प्रयाग बोधनंद ने 69 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। वो अमेरिका में संघर्ष विद्या गुरुकुल के उपाध्यक्ष थे। उन्हें PM मोदी के आध्यात्मिक गुरु के तौर पर भी जाना जाता था। वहीं उनका पार्थिव शरीर भारत लाया जा रहा है। पप्पू यादव ने बिहार चुनाव प्रचार को लेकर PIL दाखिल करने का ऐलान किया है। पप्पू यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग ने सिर्फ वर्चुअल और डिजिटल रैली करने की अनुमति दी है, जबकि बिहार के 80% लोगों के पास इंटरनेट लैपटॉप नहीं है। इसके साथ ही बाढ़ के कारण बिजली नहीं मिल पा रही है। इस हालत में चुनाव का प्रचार वर्चुअल रैली से संभव नहीं है। भारत और इजरायल ने आपसी रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर काम शुरू कर दिया है। अब दोनों देश मिलकर उच्च तकनीकी वाली हथियार प्रणाली विकसित करेंगे। इसके बाद इसका निर्माण करके दूसरे मित्र देशों को बेचेंगे। इसको लेकर भारतीय रक्षा सचिव और उनके इजरायली समकक्ष ने योजना को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। असम सरकार ने चाय उद्योग के लिए 200 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, जिसमें इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कृषि आयकर में 3 साल की छूट भी शामिल है। वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य में चाय उद्योग पिछले कुछ वर्षों से मुश्किल दौर से गुजर रहा है और लॉकडाउन के कारण चाय बागान भी बंद रहे, जिसके चलते चाय उद्योग को संकट से बाहर निकालने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए कंबोडिया सेना के अधिकारियों के साथ एक वेबिनार का आयोजन किया। बयान में कहा गया कि भारत की तरफ से रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और कंबोडिया की तरफ से वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने इस वेबिनार में भागीदारी ली। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई है। दिल्ली सरकार ने 6ठी से 9वीं कक्षा और 11वीं कक्षा के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के दूसरे चरण की घोषणा की है। ये प्रवेश बिना योजना के प्रवेश के तहत होंगे। बिना योजना के प्रवेश उन बच्चों के लिए हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं। ऐसे बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गए हैं या जो स्कूल जाना छोड़ चुके हैं। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा समितियों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा कर सरकार घूस देने का प्रयास कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि तृणमूल कांग्रेस इन घोषणाओं के जरिए खुद को भाजपा की तुलना में हिंदुत्व के बड़े पैरोकार की तरह पेश करना चाहती है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कहा कि सरकार के खिलाफ कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव लाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि ये हर 6 महीने पर लाया जाना चाहिए, क्योंकि ये सरकार को मजबूत बनाए रखता है। कर्नाटक विधानसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव और इस बारे में चर्चा होने की संभावना है।
चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने यूनाइटेड नेशंस को संबोधित किया। चीन ने कहा है कि पेरिस में पर्यावरण समझौता हुआ है, इसके लिहाज से चीन में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी होगी। साथ ही चीन को आगामी 40 वर्षों में कार्बन न्यूट्रल बना दिया जाएगा। वहीं चीन ने दुनिया के 187 देशों से कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की अपील की है। यूपी के सोनभद्र में इंस्टाग्राम पर पोर्नोग्राफी का मामला सामने आया है। सीबीआई ने प्रचार करने और उसके वीडियो बेचने के मामले में सोनभद्र में छापेमारी की। इस दौरान सीबीआई ने एक युवक को अनपरा से गिरफ्तार किया है। इसके खिलाफ सीबीआई दिल्ली की विशेष यूनिट ने पॉक्सो और आईटी एक्ट में एफआईआर दर्ज की है। रोहतास के वरिष्ठ समाजसेवी संजय पांडे ने करगहर के जेडीयू विधायक की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि वे सिर्फ सड़कों का शिलान्यास कर रहे हैं, कहीं भी सड़कों का निर्माण कार्य होते हुए उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। संजय पांडे ने कहा कि विधायक सिर्फ वसूली में व्यस्त हैं। आईपीएल में पृथ्वी शॉ की शानदार बल्लेबाजी के दम पर दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 44 रनों से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 20 ओवरों में 3 विकेट पर 175 रन का स्कोर बनाया। जवाब में खेलने उतरी धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 131 रन ही बना सकी। लगातार 2 हार के बाद सीएसके के कप्तान धोनी टीम के प्रदर्शन से खासे नाराज दिखे, जिसको लेकर धोनी ने आगे के मैचों में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि 7 दिन के विश्राम से उन्हें कमियों का पता करने में मदद मिलेगी। धोनी ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि ये हमारे लिए अच्छा मैच था। धीमी शुरुआत के कारण रन रेट बढ़ने से दबाव बढ़ता है, हमें इसका हल निकालना होगा। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में मुकाबला होगा। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले दोनों ही टीमें अपना पहला मैच हार चुकी हैं। केकेआर ने सीजन का पहला मैच मुंबई के खिलाफ खेला है। इस मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।